मित्रों नमस्कार। मैं राकेश चंद जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 1857 की महाक्रांति। 1857 की महाक्रांति आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहा हूं, जो भारत के आधुनिक इतिहास में एक महान विभाजक काल की संज्ञा दी गई है। क्योंकि 1857 की महाक्रांति माना कि असफल हो गया, किंतु उसके बावजूद भारतीयों को, आने वाले भारतीयों को अदम्य प्रेरणा देता रहा। पूरी दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत को अजेय कहा जाता था, लेकिन भारत के हमारे लोगों ने पूरी दुनिया को यह बतला दिया अंग्रेज अजेय नहीं हैं, उन्हें भी पराजित किया जा सकता है, और भारतीयों ने ऐसा कर दिखलाया था। 1857 की क्रांति कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, क्रांति के क्या कारण थे, जरा उसको हम लोग देखें। इसके कारण थे, पहला राजनैतिक कारण, दूसरा था सामाजिक एवं धार्मिक कारण, तीसरा था आर्थिक कारण, चौथा था सैनिक कारण, पांचवा था तात्कालिक कारण। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। अचानक कोई क्रांति नहीं होती है, उस क्रांति के पीछे वर्षों से कुछ न कुछ ऐसी तथ्य, ऐसे चिंतन और विचार प्रस्तुत होते हैं, और जब उनका आपस में समन्वय होता है तो कोई एक तत्कालिक घटना घट जाती है, उससे क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। आप सभी जानते हैं, उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण दो युद्ध था। 1757 का प्लासी का युद्ध, समझिएगा 1757, 100 वर्ष के बाद 1857 में क्रांति होती है। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग हर तरीके से वर्चस्व स्थापित हो गया। जब उत्तर भारत में उनका वर्चस्व स्थापित हो गया, तब उन्होंने धीरे धीरे भारतीयों का हर तरीके से शोषण किया और कुछ ऐसा कार्य करना प्रारंभ किया जिसे भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर दिया, नाराज कर दिया। हमारे इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को इन कारकों के रूप में प्रस्तुत किया। आइए एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। तो राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल काज ऑफ 1857 की क्रांति। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी, इन दोनों ने कुछ ऐसे कार्य किए जो राजनीतिक रूप से भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, नाराज किया। वेल्जली ने एक नीति बनाई थी। उस नीति में कहा गया कि भारत के देशी रियासतें, जिसे हम कहते हैं सहायक संधि, वेल्जली ने सहायक संधि बनाया, जिसमें कहा गया भारत की देशी रियासतें अपने राज्य में, अपने रियासत में अंग्रेजी सेना को अपने खर्चों पर रखेंगी। बदले में अंग्रेजी सेना उस देशी रियासत के शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगी।
किंतु आगे चल करके क्या देखा गया कि जो अंग्रेज रेजिडेंट वहां थे, यानी प्रमुख अंग्रेज, उनके जो डिपार्टमेंट के रक्षा विभाग के थे रेजिडेंट, उन लोगों ने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे कि असंतुलन उत्पन्न हो गया, समस्याएं पैदा होने लगी। तो देशी रियासत के राजा गण नाराज हो गए। तो यह एक बहुत बड़ी समस्याएं आई इनके सामने। दूसरी बात, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत नीति, और अनावश्यक रूप से देशी रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया, राजाओं को तंग करना शुरू कर दिया। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। तंजौर और कर्नाटक के रियासतदारों का सारा सम्मान छीन लिया डलहौजी ने। इनाम कमीशन जो बंबई में गठित हुआ, उस कमीशन की वजह से दक्षिण भारत के 20,000 रियासतदारों की रियासत को जब्त कर लिया गया। यह एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, जिससे वे नाराज हो गए। डलहौजी ने कुशासन के नाम पर अवध को हड़प लिया, जिससे भारतीयों के मन में विद्रोह हो गया। फिर एक और गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने यह नियम बना दिया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो उस समय मुगल सम्राट थे, उनके बाद अब किसी को सम्राट की पदवी नहीं दी जाएगी। यह अंतिम मुगल सम्राट हैं। उनके उत्तराधिकारियों को सिर्फ शहजादा के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं मित्रों, डलहौजी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को लाल किले से बड़े बेअदब के साथ उनको वहां से निष्कासित कर दिया, जिससे कि वे लाल किले में जाकर के अपना जीवन गुजारने लगे। दिल्ली की जनता इससे काफी आहत और नाराज हुई। यह कुछ राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से रियासतदारों के मन में, नवाबों के मन में, जमींदारों के मन में एक बेचैनी, एक भाव, एक चिंतन उत्पन्न हुआ, और वह भी एक विद्रोह का अंतः कारण बना। सामाजिक और धार्मिक कारणों में आप सभी जान लें, अंग्रेजी सरकार कुछ ऐसा कार्य किया जिससे भारतीयों को अपनी सामाजिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के अगेंस्ट लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो सामाजिक धार्मिक कुछ कुरीतियां थी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कानून बना दिए, जिससे भारतीयों में असंतोष हो गया। चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि। अंग्रेजों ने एक और नीति बना दी। वह नीति यह थी कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो उसे विशेष संरक्षण मिलेगा, उसे सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। जो धर्मांतरण कर लेगा, जो हिंदू, उसे अपनी पैतृक संपत्ति से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका उत्तराधिकार बना रहेगा। 1913 के अधिनियम में मिशनरियों को भारत में आकर के खुलेआम धर्म का प्रचार प्रसार करने का उन्हें छूट दे दी गई, जिससे कि भारतीयों में सामाजिक और धार्मिक असंतोष फैला। यह भी एक कारण था क्रांति का। आर्थिक कारण की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, अंग्रेजों को भारत में आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। हम दुनिया के बाजारों में छा गए थे, विशेषकर सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, कुटीर उद्योगों के माध्यम से। भारत की अर्थव्यवस्था भारत के पक्ष में थी, घाटे का सौदा नहीं था। उसी समय आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी यूरोप में। मैनचेस्टर में बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जा रहे थे, वहां बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहे थे। उस उत्पादन को खपाने के लिए बाजार चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में काम ये किया कि भारत के जो कपड़ा उत्पादन था, चाहे वो सूती वस्त्र हो, चाहे रेशम वस्त्र हो, चाहे मलमल हो, चाहे कैलिको वस्त्र हो, जो इंग्लैंड में
बहुत लोकप्रिय था। उस पर 90% एक्साइज ड्यूटी लगा दिया अंग्रेजों ने, ताकि भारतीयों द्वारा बनाई गई वस्तु महंगी हो जाए और लोग न खरीदें। और जो इंग्लैंड से भारत में वस्त्र आते थे उस पर उन्होंने न्यूनतम कर लगाया, शायद 3%, ताकि वो सस्ता बिके और भारत में खूब बिके। तो इस तरीके से भारतीय उद्योग को, व्यापार को तहस नहस कर दिया। कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों ने नकदी फसल उत्पादन करने के लिए किसानों को बाध्य कर दिया, तो जिससे हमारे किसानों की कमर टूट गई। इतना ही नहीं मित्रों, कृषि उत्पादन से अधिक करों का लगान के रूप में लगा दिया। जो किसान कर नहीं दे पाएंगे उनकी जमीनें जब्त कर ली गई, किसान बेचारा मजबूर हो गया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। ऐसा कहा जाता है 1760 से लेकर के 1857 के बीच में 12 बड़े अकाल पड़े थे, करोड़ों लोग मर गए। उस पर अंग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह भी एक असंतोष का कारण था। सैनिक कारण की जरा बात करिए। इतिहास के विद्वानों ने लिखा है 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश सेना में 2,58,000 के आसपास भारतीय सैनिक थे और 45,000 के आसपास यूरोपियन सैनिक थे। उस समय जो रक्षा व्यय था उसका 50% 45,000 लोगों के लिए खर्च किया जाता था और शेष 50,000, शेष जो पैसा बचा था 50%, वह 2,58,000 भारतीय सैनिकों के ऊपर खर्च होता था। तो औसतन साल में 125 रुपया उनको वेतन मिलता था। दूसरी बात, हमारा भारतीय मूल का सैनिक चाहे जितना ही ईमानदारी से, कर्मठता से, साहस का प्रदर्शन करे, सूबेदार से अधिक पद नहीं मिलता था। तीसरा एक कारण कर दिया, अंग्रेज सरकार ने नया नियम बना दिया कि अब समुद्र पार जाकर के भी भारतीयों को युद्ध में लड़ना पड़ेगा, जबकि यह भारत की मान्यता थी कि हिंदू मतावलंबी समुद्र पार जाने का मतलब अपने धर्म का नुकसान करेंगे। इसलिए सैनिकों में यह भी एक असंतोष था। सैनिकों को जो सुविधा 1854 डाक अधिनियम के द्वारा मिलता था, निःशुल्क पत्र घर भेजना मंगाना, उस पर भी रोक लगा दिया गया। भारतीय सेना के साथ बहुत ही खराब बर्ताव व्यवहार होता था। उन्हें नौकर और लकड़भग्गे जैसा व्यवहार किया जाता था, जिससे उनके मन में बहुत बड़ा आक्रोश था। तो यह एक सैनिक कारण थे। और तत्कालिक कारण जो आप सभी जानते हैं, तो आप जान लीजिए क्रांति के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक तत्कालिक कारण क्रांति को विस्फोट कर देता है। तो 1857 की क्रांति में इन तमाम कारकों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कारक तात्कालिक कारण बना, और वह तात्कालिक कारण था, आप सभी जानते हैं, चर्बी युक्त कारतूस। मित्रों, अंग्रेजी सरकार ने न्यू एनफील्ड राइफल इंग्लैंड से मंगा करके भारतीय सैनिकों को देना प्रारंभ किया। उस न्यू एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले कारतूस का जो मुख था उसे दांत से खींचना पड़ता था। जब पता ये चला कि कारतूस का खोल या आवरण गाय और सुअर की चर्बी से युक्त है, तो भारतीय सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। यद्यपि अंग्रेज सरकार ने कहा यह अफवाह है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय सैनिक असंतुष्ट हो गए। परिणाम जरा देखिए। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा सैनिक छावनी था बैरकपुर में। बैरकपुर में 34वीं बटालियन थी अंग्रेजों की। इस 34वीं बटालियन का एक सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारी
बाग और ह्यूरसन को गोली मार करके हत्या कर दी। यह बहुत बड़ी घटना थी। इसके पहले कभी भारतीय अंग्रेजों को नहीं मारे थे। परिणाम 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी सरकार ने मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दिया। यह मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव के रहने वाले थे। अब इसके आगे सुनिए। बैरकपुर के बाद मेरठ में भी बहुत बड़ी सैनिक छावनी थी। उस सैनिक छावनी में 99 घुड़सवार सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को पकड़कर मार्शल कोर्ट किया, जेल में बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के सैनिक छावनी के तमाम सिपाही विद्रोह करने पर उतारू हो गए। अजीमुल्ला खां के नेतृत्व में 85 सैनिकों का दल विद्रोह कर दिया और मेरठ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को मार भगाया और वहां से वे पहुंचे अगले दिन दिल्ली। 11 मई को दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर धावा बोल दिया, लाल किले पर कब्जा कर लिया। फ्रेजर नामक अधिकारी मारा गया। इन विद्रोहियों को विजय मिला। विद्रोहियों ने कुतुब मीनार पहुंच करके पुनः बहादुर शाह जफर द्वितीय को लाल किले पर ले आए, उन्हें राजगद्दी पर बैठाए, पुनः भारत का शहंशाह घोषित किया गया। उस समय लगभग 87 साल के थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन इन सैनिकों के उत्साह को देख करके उन्होंने कहा, इस बुजुर्ग बहादुर शाह जफर की भुजाएं भी फड़क उठी, दम दमे तक दम रहेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, ऐसा उन्होंने कहा। तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जरा इसके बाद देखिए। 30 मई को लखनऊ की बेगम हजरत महल उर्फ महक परी अपने बेटे विरजिस कादिर के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 4 जून को झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई उर्फ मनु कर्णिका अपने शस्त्र गुरु तात्या टोपे उर्फ पांडुरंग शास्त्री के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर दिया। कानपुर में नानाजी उर्फ धंधुजी पंत तात्या टोपे के साथ मिलकर के भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। आरा जगदीशपुर के शासक कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कर दिया। मथुरा में देवी सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। गोरखपुर में गजोधर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में विद्रोह बड़ी तेजी से चले, लेकिन मित्रों दक्षिण भारत शांत बना रहा। पूर्वोत्तर भारत भी प्राय शांत था। सारा विद्रोह हिंदी बेल्ट में हो रहा था और जबरदस्त विद्रोह हुआ और उत्तर भारत की जनमानस अपने विद्रोहियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। जब भारत में यह क्रांति हो रही थी 1857 की, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामरस्टन। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन क्रांति के समय इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, उस समय राजधानी बन गई और वहीं से लॉर्ड कैनिंग अपनी व्यवस्था करता था। मित्रों लगभग 6 से 1 साल तक उत्तर भारत में यह गदर चलता रहा, लेकिन चूंकि विद्रोही असंगठित थे, संचार साधनों का अभाव था, समन्वय का अभाव था, शस्त्रों का अभाव था, तो धीरे धीरे वे कमजोर होते गए और अंग्रेज पुनः उत्तर भारत में नियंत्रण में ले लिया। खैर,
वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस क्रांतिकारी व्यवस्था ने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि मुट्ठी भर लोग थोड़ी संगठित हुए तो पूरी अंग्रेजी रियासत, अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। सोचिए अगर पूरे भारत के लोग संगठित हो गए होते, खास करके उत्तर भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब, तो इतिहास भारत का कुछ और होता। किंतु दोस्तों इतिहास इतिहास होता है। अब आगे सुनिए, हमारे इस क्रांतिकारियों का मुकाबला जो अंग्रेज कर रहे थे उनके नाम कौन थे? हीरोज लक्ष्मीबाई का मुकाबला कर रहा था। हीरोज ने निर्णय किया था मैं लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ूंगा, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ। उनकी लड़ाकू, उनकी मर्दानगी, उनकी वीरांगनापन को देख करके हीरोज ने लिखा है, मैं यह सभी लड़ाकुओं में अकेली एक मर्द थी, यह सी नहीं यह ही थी। हीरोज ने भी यह मान लिया, ऐसी लड़ाकू वीरांगना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके अलावा नेल्सन, हडसन, कैंपबेल, फ्रेजर, ये लोग अंग्रेजी सेना के वे सेनानायक थे जो भारत में विद्रोहियों का सामना कर रहे थे। मित्रों, इस क्रांति के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। इस क्रांति को भी अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए। भारत के प्रख्यात क्रांतिकारी वीर दामोदर सावरकर ने किताब लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस किताब में उन्होंने लिखा है 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंतों का विद्रोह कहा। ब्रिटेन के प्रख्यात इतिहासकार बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। वहीं सीले होम्स जैसे विद्वानों ने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। रामविलास शर्मा जैसे प्रख्यात इतिहासकार ने कहा यह जन विद्रोह था। सन्यात सेन और ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने कहा यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह कुछ स्टेटमेंट हैं जो प्रायः इम्तिहान में आते हैं, उसे आप जरूर याद रखिएगा। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। यद्यपि इसके बहुत साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो ये एक 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुआ, वह कहीं न कहीं बहुत कुछ परावर्तित किया। आने वाले समय में इस घटना के पश्चात इंग्लैंड की महारानी ने बहुत कुछ बदलाव किया। वह बदलाव हम बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। यह था पार्ट 1। थैंक यू।